हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बॉन्ड पैरामीटर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बॉन्ड लेंथ के टॉपिक को, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टॉपिक को एंड बॉन्ड एंगल के टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। आज देखिए हम बात करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर एंड रेजोनेंस के टॉपिक्स को। ठीक है, ये दो और बॉन्ड पैरामीटर्स हमें देखने हैं। उसमें से सबसे पहले देखिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के टॉपिक को। ठीक है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर को अगर हम नॉर्मली एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम उसका बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स in a molecule ठीक है, the number of bonds between two atoms in a molecule is called bond order। ठीक है, ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर की एक सिंपल डेफिनेशन है। अदरवाइज बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, जब हम चैप्टर के लास्ट में जाते हैं। बट अभी सिंपल वे में अगर आप समझिए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। लाइक अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो HH के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 होगा। ऐसे O2 मॉलिक्यूल में बात करूं, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 आएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूं, NN का ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड है बिटवीन टू एटम्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इंटीजर में भी आए, इंटीजर में ही आए। आगे चल के बॉन्ड ऑर्डर आपको फ्रैक्शनल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बट वो चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर रिमेन्स सेम। ठीक है, रिमेन्स सेम मतलब इक्वल। ठीक है, इक्वल। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बॉन्ड ऑर्डर रिमेन्स सेम मीन्स इक्वल। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए N2 मॉलिक्यूल ले लूं, ठीक है, CO मॉलिक्यूल ले लूं और NO प्लस ले लूं। ठीक है, ये 3 मैंने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। सब में जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए। नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है ना। एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। 8 ऑक्सीजन के पास, 6 कार्बन के पास, यहां भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। 8 7 15, 1 प्लस है, एक चला गया, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब के सब स्पीसीज कैसे हैं भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ठीक है, तो इनके केस में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी सेम आता है, इक्वल आता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बॉन्ड ऑर्डर रिमेन्स सेम मींस इक्वल। ठीक है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, हमने कहा 3 है। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो अगर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आएगा, और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल, लाइक अगर मैं बात करूं, O2 मॉलिक्यूल है मेरे पास और F2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, और O2 पे सपोज करें चलिए 2 माइनस है। ठीक है, तो हमें O2 2 माइनस का मान लीजिए नहीं पता है, बट F2 का हमें पता है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अच्छा पहले वो देख लेते हैं। 8 8 16 और 16 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन। अब FF के बीच में तो वह सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। वो भी दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैं, स्पीसीज हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे तो उनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या देखने को मिलता है, सेम देखने को मिलता है। ठीक है,
अब पीछे देखिए हमने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का टॉपिक पढ़ा, वो भी किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड की लेंथ घटती है। पीछे हमने इसी चीज को एक्चुअली में बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बोला था, है ना, बॉन्ड ऑर्डर को एक तरीके से बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी बोल रहे थे हम। ठीक है, तो हमने कहा था बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड की लेंथ क्या होती जाती है, शॉर्ट होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का अगर हम बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि भाई सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा टफ है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और ज़्यादा टफ है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, तो दो प्रोपोर्शनैलिटीज की हम बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर में। फर्स्ट हमने क्या कहा कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ घटेगी। सिंपल, हमने पीछे भी एग्जांपल दिया है आपको, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सबसे बड़ा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उससे छोटा होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सबसे छोटा होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी अगर मैं बात करूं तो 154 पिकोमीटर होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होती है, और ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन का होता है वो 120 पिकोमीटर का होता है। ठीक है, या एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है और ये 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, तो जैसे जैसे बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ रहा है, देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे जैसे बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड की लेंथ छोटी होती जा रही है। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा आप याद भी रखिएगा तो आगे के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, क्लियर। सेकेंड प्रोपोर्शनैलिटी की हम बात करें, सेकेंड प्रोपोर्शनैलिटी में मैंने क्या कहा कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी शॉर्ट में हम बीडीई लिखते थे, वो भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हमने कहा था भाई सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे शॉर्टेस्ट होता है उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैं बीडीई की बात करूँ, इसी में बीडीई की बात करूँ तो बीडीई के केस में ऑर्डर क्या होगा कि भाई सी सिंगल बॉन्ड सी का बीडीई कम होता है, सी डबल बॉन्ड सी का बीडीई ज़्यादा हो जाता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बीडीई सबसे ज़्यादा हो जाता है ना। बॉन्ड के ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाती है। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा बीडी को बीओबीएल दोनों के साथ प्रोपोर्शनैलिटी, दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को कंबाइन कर लें तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बीडी होता है, बीडीई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीओ के, और बीओ देखिए ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/BL के। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि बीडीई क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीओ, और बीओ बीएल क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ऐसा भी एक प्रोपोर्शनैलिटी बना सकते हैं भाई तीनों को कंबाइन करके। ओके, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं, देखिए हम अपने सेकेंड टॉपिक पे आज के, रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे के लिए केमिस्ट्री में काफ़ी यूजफुल टॉपिक माना जाता है। तो चलिए समझते हैं रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट विंडो देखिए हमारे पास है रेजोनेंस का टॉपिक। देखिए
होता क्या है, जब किसी भी मॉलिक्यूल के सारी प्रॉपर्टीज को, किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को उसके एक स्ट्रक्चर से समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमें उस मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत पड़ती है। जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, वापस रिपीट करता हूं, जब किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को उस मॉलिक्यूल के एक स्ट्रक्चर से बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एक ही मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूँ बेंजीन, सबने बेंजीन के मॉलिक्यूल को देखा होगा भाई, 10th वगैरह में बेंजीन का नाम आता था, है ना। बेंजीन के देखिए नॉर्मली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। अदरवाइज बेंजीन के वैसे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, 2 केकुले होते हैं, 3 देवार स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मैं केकुले स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाऊँ तो एक बेंजीन C6H6 आपने ऐसा भी स्ट्रक्चर देखा होगा, और ऐसा इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, इस तरीके का। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है रिंग के अंदर, यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ और है, वहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ और है। ठीक है, ये दोनों बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम केकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये सब, किसके, ऑफ बेंजीन के, और ये बेंजीन के केकुले स्ट्रक्चर भी बोले जाते हैं। केकुले ने दिया था एक्चुअली में ये केकुले स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, नॉर्मली अगर मैं बेंजीन में जाऊं, अगर मैं इस तरह के स्ट्रक्चर को प्रेफर कर लूं, चलो नहीं एक ये स्ट्रक्चर होता है, चाहे एक ये स्ट्रक्चर होता है, किसी भी एक स्ट्रक्चर को लेके बैठ जाऊं, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया जस्ट इसके पहले कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154 पिकोमीटर, और जबकि कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 134 पिकोमीटर। अभी मैंने जस्ट आपको बॉन्ड लेंथ लिखा था। तो अगर मैं बेंजीन के अंदर देखूं कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कैसी मिलनी चाहिए, तो देखिए 2 तरह की बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए। एक सिंगली बॉन्डेड की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, डबली बॉन्डेड की लेंथ कम होनी चाहिए। ओके, सिंगल बॉन्ड बड़ा है, डबल बॉन्ड छोटा है। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि बेंजीन के अंदर की बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है, तो वो ना तो 154 पिकोमीटर आती है, ना तो 134 पिकोमीटर आती है। इन रियलिटी बेंजीन में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ आती है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो आती है, वो 139 पिकोमीटर आती है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड है, टोटल कितने कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स हैं, उनकी लेंथ अलग अलग नहीं देखने को मिलती है। सबकी लेंथ क्या देखने को मिलती है, कार्बन कार्बन का कोई भी बॉन्ड होता है बेंजीन में, तो प्रैक्टिकली उसकी लेंथ इक्वल आती है, और वो 139 पिकोमीटर के इक्वल आती है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ है ना, कि ये जो बॉन्ड लेंथ थी 2 तरह की नहीं मिल रही है। तो ये ध्यान दीजिए, ये हमने बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। ये एक तरह से हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्चुअली में उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये हमने सोचा है कि भाई बेंजीन C6H6 ऐसा भी हो सकता था, या बेंजीन C6H6 ऐसा भी हो सकता था। रियल एग्जिस्टेंस देखिए किसका होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का होता है। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके जो हम एक रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखिए होता क्या है, इसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बेंजीन के अंदर ये जो सेकंड वाला बॉन्ड है जिसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, उसके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते रहते हैं। एक्चुअली रेजोनेंस इज ऑल अबाउट डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बार बार क्या करते हैं, डीलोकेलाइज करते हैं। हाँ, डीलोकेलाइजेशन की कंडीशन भी होती है, वो कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तभी डीलोकेलाइजेशन होगा, तो वो कंडीशन अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पाई को तोड़ के इधर कर दूं तो ये पाई टूट के इस पे चला जाता है, और ये वाला पाई टूट के इस पे आ जाता है। मतलब ये देखिए सारे पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे।
ठीक है। और इसमें भी अगर मैं देखो फिर वापस से क्या करूं, इस पाई को तोड़ के इस पे लेके आऊं, ये पाई तोड़ के इस पे लेके आऊं, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ के इस पे लेके जाऊं, तो वापस से स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर, ये जो डबल बॉन्ड का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो डीलोकलाइज होता रहता है, पूरे रिंग में घूमता रहता है, ठीक है, सर्कुलेशन होता रहता है उसका, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के देखिए क्या बनाते हैं, हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड में है क्या चीज, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड में ये जो अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में क्या कर रहा है, पूरा चक्कर काट रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये रिंग में सर्कुलेट हो रहे हैं, या बोले तो ज्यादा प्रॉपर टर्म है डीलोकलाइज हो रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड इसको बोलते हैं। बेंजीन का एक्चुअली में ये रियल एग्जिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। या इसी को देखिए हम बोल्ड सर्कल भी बना देते हैं भाई, ऐसे डॉटेड सर्कल नहीं, फिर आगे चल के ये बोल्ड सर्कल भी बना देते हैं, अंदर वाले पाई इलेक्ट्रॉन बार बार क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो इसी वजह से देखिए जो बॉन्ड था एक टाइम पे वो डबल है, अगले टाइम पे वो सिंगल है, ये बॉन्ड एक टाइम पे डबल था, अगले टाइम पे वो सिंगल है। तो जो बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है वो डबल और सिंगल के बीच में आ जाती है भाई। अब ये बॉन्ड ना तो प्योर डबल है ना तो प्योर सिंगल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, एक बार डबल एक बार सिंगल, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हुई वो उसकी डबल और सिंगल के बीच में, इसीलिए देखिए जो बॉन्ड लेंथ है वो ना 154 देखने को मिलती है ना 134 देखने को मिलती है, वो कुछ बीच में देखने को मिलती है। और सबके बॉन्ड क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। देखिए ये वाला ये बॉन्ड एक टाइम पे सिंगल डबल, ये डबल सिंगल, सिंगल डबल, डबल सिंगल, मतलब हर बॉन्ड क्या होता जा रहा है, सिंगल डबल ऐसा बिहेव कर रहा है ना। तो जो बॉन्ड लेंथ हो गई वो क्या हो गई, इक्विवेलेंट हो गई। देखिए रेजोनेंस का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि जितने भी बॉन्ड्स हो गए उनकी जो लेंथ हो गई वो इक्वल हो गई, वो होने चाहिए थे अलग अलग, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर को अगर हम डिफाइन करते तो इस कंडीशन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी, अनइक्वल आनी चाहिए थी। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। ऐसे देखिए मैं आपको एक दो और मॉलिक्यूल में रेजोनेंस दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ओजोन मॉलिक्यूल की हम बात कर लें, ओजोन मॉलिक्यूल की हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, रियल एग्जिस्टेंस किसका होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड का। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। रेजोनेंस एक तरह का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ओजोन मॉलिक्यूल की हम बात करें तो ओजोन का स्ट्रक्चर देखिए ये होता है ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ऑक्सीजन के पास भाई दो लोन पेयर होगा और एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा दूसरे ऑक्सीजन को, तो एक ही लोन पेयर बचेगा इसके ऊपर, और इस ऑक्सीजन के पास तो 3 लोन पेयर्स थे, है ना। अब इसका देखिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ये भी बनाते हैं कि भाई एक बार इधर डबल है, ये वाला सिंगल है, ठीक है, ये बॉन्ड ओ का डबल है और इधर वाला बॉन्ड क्या है, ये सिंगल है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, इस O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी, इस O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली में जब हम देखते हैं तो दोनों ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ आती है वो इक्वल आती है, ठीक है। तो ये इनके क्या थे, कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाता है, देखिए O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है ना, ये डीलोकलाइज हो रहा है, एक बार डबल इधर है एक बार डबल उधर है, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो जाता है कि देखिए ये लोन पेयर उतरेगा और इसको डबल करेगा, ये डबल टूट के इसको लोन पेयर दे देगा, ठीक है, ये डबल टूट के इसको लोन पेयर दे देगा, है ना। चाहे इधर से तोड़ लीजिए ऊपर से तोड़ लीजिए एक ही बात है, ठीक है। ये इसको लोन पेयर दे देगा, वापस से ये लोन पेयर उतरेगा इसको डबल करेगा, ये डबल टूट के इसको लोन पेयर वापस कर देगा। तो दोनों एक दूसरे में क्या होते रहेंगे, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होते रहेंगे, और जो रियल एग्जिस्टेंस एक्चुअली में होगा इस रेजोनेंस हाइब्रिड का होगा, ठीक है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड का होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए अब मैं बात करूं कि रेजोनेंस एक्चुअली में बेनिफिट क्या होता है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है, सुनिएगा ध्यान से,
रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो अपने सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो भी हमने बनाया है, जिसका कि रियल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होती है वो अपने सारे कैनोनिकल फॉर्म से क्या होती है, कम होती है, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हम कितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएं, उनकी एनर्जी क्या होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड से ज्यादा होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतना ही ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर है? हायर द रेजोनेंस, द मोर विल बी द रेजोनेंस, हायर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छा एक और टर्म यहाँ पे आता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक छोटा सा टर्म कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, सपोज करिए कि मैंने कोई एक मॉलिक्यूल लिया, उसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल लिया, उसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। सपोज करिए ये एनर्जी का एक्सेस ले रखा है मैंने, एनर्जी का एक्सेस ले रखा है, और एनर्जी के एक्सेस में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ये थी, दूसरे की कुछ उससे कम थी, तीसरे की कुछ उससे कम थी। ठीक है, ये सपोज करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 था, ये 2 था, ये 3 था। ये अलग अलग एक ही मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे जिनकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी क्या थी, अलग थी। अब देखिए, जो हमने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ये RH की एनर्जी है। RH मींस रेजोनेंस हाइब्रिड, यहां मैंने डिनोट किया है। तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सपोज करिए कि ये भाई एक कैनोनिकल, पहला कैनोनिकल, दूसरा कैनोनिकल, तीसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर था, उसमें सबसे कम एनर्जी वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन था, ये वाला था। ठीक है, R1, जिसको मैंने लिखा R1। ठीक है भाई, तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में सबसे कम एनर्जी किसकी थी, R1 की थी। तो R1 की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी के बीच में जो गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? और ये एनर्जी का गैप ओके, ये एनर्जी का गैप जितना ही ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा क्या होती है, जो हमारी रियल स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, उसकी स्टेबिलिटी होती है। हायर द रेजोनेंस एनर्जी, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, बाकी की है ना चीजों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।